पेज नंबर 209 पे ईएमआई चैप्टर का तीसरा ये सिमिलर एग्जांपल आपको दिख जाएगा। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन में सर्कुलर कॉइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। एग्जांपल में हॉरिजॉन्टल है मैग्नेटिक फील्ड एंड सर्कुलर कॉइल वर्टिकली प्रेजेंट है, लेकिन दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ही होगी ना सर्कुलर कॉइल, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास होंगी, मीन्स देयर विल बी फ्लक्स एंड फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो दोनों ही केसेस में ईएमएफ तो इंड्यूस हो ही रहा है। यहाँ पे आपको ईएमएफ का फॉर्मूला दिया है NBA डिवाइड बाई टी। अब 2π/t होता है ओमेगा के बराबर, तो NBA ओमेगा के बराबर यहाँ पे ईएमएफ हो जाएगा, जो कि 226 पेज पे लास्ट एग्जाम्पल है इसी चैप्टर का, वहाँ पे भी गिवन है ये फॉर्मूला। अब आप पूछेंगे मैंने वही एग्जाम्पल क्यों नहीं यहाँ रेफरेंस के लिए शो किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे ईएमएफ निकाल के छोड़ दिया गया है, यहाँ करंट भी निकाला गया है, तो ज़्यादा सिमिलर ये एग्जाम्पल बैठता है उसके साथ। एंड दूसरी चीज़ 208 पेज से पीछे मैग्नेटिक फ्लक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है, उससे आगे ही 209 पेज पे से ये क्वेश्चन आया, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से उठाया है एग्जामिनर ने क्वेश्चन। तो NBA ओमेगा ईएमएफ होता है, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 1000 डी हुई है, एंड बी मैग्नेटिक फील्ड है 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। एरिया के लिए आपको रेडियस दी हुई यहाँ पे 10 मीटर, तो πr² होगा इसका एरिया, 10 का स्क्वायर मीन्स 100, तो π/100। एंड लास्ट में हमारे पास बचा ओमेगा, जो कि 2 रेडियन पर सेकंड आपको गिवन है, तो इसको यहाँ पे पुट कीजिए। नीचे रेजिस्टेंस से डिवाइड करना है, एंड काफ़ी इजी वैल्यू दी है इसके लिए आपको रेजिस्टेंस की 12.56। ये 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आती है, तो 4π यहाँ पे आ जाएगा। आसानी से ये कट जाए सब कुछ, कैलकुलेशन में ऐसा अरेंजमेंट की गई है आपके लिए, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 ऊपर है, नीचे 4 नीचे, ये कैंसिल हो गया। 10 की पावर 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 10⁵ होगी, -5 यहाँ है, तो ये कैंसिल हो गया। तो सब कटा के यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 एम्पियर। फोर्थ ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45। 46 इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स के लिए रेजिस्टेंसेस पी एंड क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसा आपसे पूछा है। तो इसको हम रेफरेंस लेते हैं इसके लिए मीटर ब्रिज का, जो कि एक एप्लीकेशन ही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, मीटर ब्रिज। पेज नंबर 121 पे उसके अंडर ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज्ड। अब एरर अगर मिनिमाइज कर दिया गया है तो प्रिसीजन ज़्यादा हो जाएगी। एक्यूरेसी और प्रिसीजन ये चीज़ें एरर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो प्रिसीजन को बढ़ाया जा सकता है बाय एडजस्टिंग द बैलेंस पॉइंट नियर द मिडल ऑफ द ब्रिज, दैट इज़ व्हेन L1 इज़ क्लोज टू 50 सेंटीमीटर। अब मीटर ब्रिज में वायर की टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीटर। अगर एक हिस्से की लेंथ है 50 सेंटीमीटर, दूसरे की होगी 100 - L1, वो भी 50 के बराबर ही होगी। दिस शोज दैट बोथ ऑफ दीज रेजिस्टेंस शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। क्लोज टू 50 है ना, एग्जैक्टली 50 नहीं है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली ही इक्वल होंगे, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पे लेंथ की बात की जा रही है, एंड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा लेंथ के ऑलमोस्ट इक्वल होने से। सो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द रेजिस्टेंसेस पी एंड क्यू शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड स्मॉल, इसलिए बिकॉज इट इज़ इंडिकेटिंग हाई प्रिसीजन। जितनी छोटी वैल्यू होगी इन रेजिस्टेंसेस की, उतने ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स तक हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। यही तो प्रिसीजन इंडिकेट करता है ना, ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसलिए स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए हाई प्रिसीजन के लिए। थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46। 47 इज फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एंड ये समरी में ही इसके लिए पॉइंट मिल जाएगा आपको। 43 पेज पे 12th पॉइंट है समरी का, जहाँ पे डिपेंडेंस बताई गई है डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज रेडियस के या फिर डिस्टेंस के क्यूब के रूट के बराबर होता है डिपेंडेंस डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यानी 1/r³ के डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और 1/r² के लिए तो कूलम्स लॉ ही बताता है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एनसीईआरटी बोल रही है इट शुड बी नोटेड, तो आपको नोट करना चाहिए था, इससे क्वेश्चन बन गया है, यही पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 47 में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको यहाँ पे बताना है डाइपोल
डाइपोल के लिए माइनस और पॉजिटिव चार्ज दिए हुए, इसको डाइपोल ही बोलते हैं, तो ये वैरी करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द डिस्टेंस आर। तो 1/r³ होगा 47 का, थर्ड ऑप्शन वुड बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 48, इसके लिए मैंने कोई भी रेफरेंस नहीं लिया है एनसीईआरटी से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फोर्स के हम जानते हैं MLT-2 होते हैं डायमेंशन, फोर्स इनटू डिस्टेंस ये वर्क डन होता है, और वही डायमेंशन होते हैं एनर्जी के भी। तो MLT-2 में L जोड़ा ML2T-2, ये हो गए हमारे पास एनर्जी के डायमेंशन, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो सेम डायमेंशन होते हैं। तो B का हो गया 4। एंड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बराबर होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक्सेलरेशन के LT-2 होते हैं, तो D का होगा 3, ये दोनों मैच कर लीजिए। थर्ड वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 इज अगेन फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट, LCR सीरीज सर्किट आपको गिवन है, एंड वोल्टेज की ये वैल्यू गिवन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस इंक्लूड किया है उसका पेज नंबर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि सेकंड ही पेज पे आपको मिल जाएगा 7.2 पैराग्राफ। यहाँ पे AC वोल्टेज यानी वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी है, V इज इक्वल्स टू V0 या फिर VM मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी वाली टर्म मैच करनी है आपको, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 100 फाइंड आउट करनी है। ओमेगा वुड बी हेयर 100 एंड ओमेगा 2 पाई न्यू के बराबर होता है, तो न्यू यहाँ से आ जाएगा 50/पाई, एंड यही फ्रीक्वेंसी न्यू नोट के बराबर होगी। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और जिसको न्यू नोट से डिनोट किया एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा था। बेसिकली रेजोनेंस पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है सर्किट की फ्रीक्वेंसी, ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की, तो दोनों ये बराबर होंगी एंड वैल्यू हमने निकाल ली। तो 49 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स इज फ्रॉम मोशन इन 2D और मोशन इन अ प्लेन। पेज नंबर 77 पे आपको ये फिगर मिल जाएगा। यहाँ से आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है ये v cos थीटा होता है, और वर्टिकल होता है v sin थीटा। इतना पता है तो ये क्वेश्चन कर जाएंगे आप। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 विद द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल के साथ 60 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 हुआ, क्योंकि टोटल ये 90 होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया u cos 30 एंड u sin 30 हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। आपको पूछा है स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर तो वो जाता नहीं है, एंड ये जो u sin 30 है स्पीड, ये इसको ऊपर ले जाती है, और ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। एक तो ये इन्फर आउट करना आना चाहिए यहाँ से, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जैक्टली कितना होगा ये भी पता होना चाहिए। बेसिकली ये वर्टिकल कंपोनेंट ही वेरी करता है, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिल्कुल सेम रहता है, तो ये u cos 30 ही होगा हाईएस्ट पॉइंट पे भी। थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सिर्फ इतना ही रहता है। तो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट जो है उस पर वेलोसिटी होगी u cos 30 ही। u की वैल्यू 10 आपको गिवन है, cos 30 होता है √3/2, तो 10 √3/2 यहाँ से 5 से कैंसिल हो गया, तो 5√3। थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फिजिक्स पार्ट। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन नंबर 51 इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर। यहाँ पे आपसे pH पूछा जा रहा है फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.10 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। इवन दो ये एग्जांपल्स एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं डायरेक्टली, लेकिन इन जनरल एसिडिक बफर की फॉर्मेशन कैसे होती है एंड बेसिक की भी बफर का एग्जैक्ट कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है आपको। वीक एसिड जब कंबाइन करता है साल्ट ऑफ दैट एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिडिक बफर की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे वीक एसिड है इथेनोइक एसिड, उसका साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ इसलिए एसिडिक बफर की फॉर्मेशन होगी। एंड एसिडिक बफर के pH के लिए फॉर्मूला इसी पेज पे 227 पेज में नीचे की ओर दिया हुआ है। pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन एसिड। ये
8th लेक्चर में इक्विलिब्रियम के आपको मिल जाएगा ये पूरा कंसेप्ट। तो सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। पीके आपको गिवन है 4.57 एंड कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज 0.10 एंड 0.01 है एसिड की कंसंट्रेशन। तो इसको ऊपर क्वालिफाई को हम सकते हैं 1 × 10⁻⁻1, नीचे है 1 × 10⁻², ऊपर क्या +2 हो गया, तो -1 + 2, ऊपर सिर्फ 10⁻1 बचा, log 10 होता है 1, तो 1 यहाँ से आ गया एंड 4.57 यहाँ से, तो 5.57 सेकंड वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 52 ये सॉल्यूशंस चैप्टर से है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जो पहली ही स्टेटमेंट गिवन है आपको ये राल्ट्स लॉ को बताती है। पेज नंबर 43 पे सॉल्यूशन चैप्टर के राल्ट्स लॉ के लिए स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी एंड इसकी इक्वेशनल फॉर्म है P1 = P0 1 × x1। यहाँ पे सिम्बल्स के मीनिंग बताए गए हैं। बेसिकली यही इक्वेशन यहाँ पे उठा ली गई है। तो ये राल्ट्स लॉ के लिए सही है, डाल्टन्स लॉ के लिए सही नहीं है। तो फर्स्ट वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53 इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स आपको बतानी है। ये सरफेस केमिस्ट्री से है क्वेश्चन। पेज नंबर 133 पे ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन, ये लाइन वहाँ पे है। तो एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं न कि पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट्स। तो फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 54 इज फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड 303 पेज पे आपको ये यूजेस मिल जाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। चारों के चारों एलिमेंट्स के यूजेस कैसे याद रखने हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। सेकंड लेक्चर में इस चैप्टर के आपको ये मिल जाएगा। एक सिर्फ चारों में से कोई मैच कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे हमने सीजियम मैच किया हुआ है। सीजियम इज़ यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में वो एलिमेंट बेहतर यूज़ किया जा सकता है जिसका वर्क फंक्शन कम होता है आसानी से, जिससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होती है। साइज सीजियम का सबसे ज़्यादा होता है इनमें, इसलिए ये यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए ये पॉइंट हमने थ्योरी में भी क्लियर किया हुआ है। तो डी के लिए फोर्थ पार्ट होगा एंड सिर्फ एक ही मैच कर लीजिए, जो फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड नाइट्रोजन वाला जो चैप्टर है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, पेज नंबर 401 पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा जहाँ पे रिएक्शन उसकी बताई गई है विद नाइट्रस एसिड, अमोनिया की ऑफ कोर्स। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स डाइजोनियम साल्ट्स फॉर्म करते हैं, अनस्टेबल होते हैं जो नाइट्रस एसिड के साथ, और एरोमेटिक अमीन स्टेबल फॉर्म करते हैं लेकिन सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही है डाइजोनियम साल्ट्स। यही दो स्टेटमेंट आपसे यहाँ पे पूछ ली गई हैं। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम साल्ट्स, ये लाइन हमने अभी पढ़ी। एंड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डाइजोनियम साल्ट्स विच आर स्टेबल इवन अबो 300 केल्विन। ये गलत हो गया भाई, यहाँ पे टेम्परेचर एग्जैक्टली मेंशन है, याद करते हैं इस चैप्टर में। 300 से कम है जिस पे इनकी फॉर्मेशन हो रही है, इससे ज़्यादा ये स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होगी, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। फोर्थ वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन चैप्टर। 400 नंबर पेज पे आपको ये हैलोजिनेशन रिएक्शन मिल जाएगी जो कि 6th लेक्चर में हमने कवर की हुई है। इस चैप्टर के कौन सा रिएजेंट ये कैटलिस्ट यूज़ होगा इसमें, ये हमने मैकेनिज्म से लर्न किया था। ये मैकेनिज्म बताता है इसका। यहाँ पे AlCl4- की फॉर्मेशन होती है। AlCl3 हमने वहाँ से लर्न किया था। इससे सिमिलर इसके दूसरे कैटलिस्ट हैं FeCl3 और FeBr3, ये ऐसे हमको याद हो गए थे। तो कंडीशंस हमने इसकी याद कर ली थी। अब यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन में पहले तो क्वेश्चन क्या है, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन कैसे होगा। तो हैलोजिनेशन है, यहाँ पे हैलोबेंजीन्स बनते हैं, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन जैसे यहाँ पे बना है। तो क्लोरोबेंजीन ही आपको बनाना। तो बेंजीन की रिएक्शन Cl2 के साथ एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में, दिस इज हैलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के अंडर हम इसको पढ़ते हैं। बी वुड बी द सेकंड वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 56 एंड बाकी सारे ऑप्शंस मैं नहीं कंसीडर करूँगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स के अलावा मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया ही नहीं है। ये सेकंड ऑप्शन ही मुझे करेक्ट दिख गया, तो दैट कैन बी सर्टिफाइड विद NCERT ओनली। यहाँ पेज नंबर 400 से।
क्वेश्चन नंबर 57 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है एंड ये उठाया गया है पहले एग्जांपल से एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, जो कि 301 पेज पे आपको मिल जाएगा। 303 पे हमने अभी क्वेश्चन किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 301 से यहाँ से। ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी में तो सारे सबको पता ही है, एनसीईआरटी से ही आता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है पोटेशियम की। पोटेशियम ऑक्साइड बेसिकली जितने भी कंपाउंड्स होते हैं एल्कली मेटल्स के उनमें मोस्टली उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होती है, क्योंकि वो लूज़ करके वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस वाली में आ जाते हैं। तो चाहे पोटेशियम हो चाहे कोई सा एल्कली एलिमेंट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी +1 ही देखने को मिलेगी, तो इसकी भी +1 ही होगी। एंड यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन KO2 इज़ +4, तो डेफिनेटली इट वुड बी इनकरेक्ट। सीधे देख के फर्स्ट साइट पे ही कोई बता सकता है। ये 57 का थर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 इज़ अगेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एंड यहाँ पे मैंने पेज नंबर इंक्लूड इसी नहीं किया है क्योंकि एक्सरसाइज से ये रिलेट किया जा सकता है क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, मींस एक्सरसाइज अगर आप खोलेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर की तो दूसरे ही पेज पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से कंपाउंड्स सिस्टम्स एरोमेटिक नहीं होंगे। तो 3 कंडीशन होती हैं एरोमेटिसिटी की। दूसरी कंडीशंस पहले 2 ऑप्शंस में वैलिड नहीं हो रही है, जिसको कंजुगेशन बोलते हैं, कंप्लीट कंजुगेशन। यहाँ पे ब्रेक हो रही है, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगातार आ रहे हैं, ये थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसा ही इस क्वेश्चन के साथ हो रहा है। नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड आपको बताना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में कंजुगेशन ब्रेक हो गई है, सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली नहीं आ रहे हैं, तो इट वोंट बी एन एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरी जो रूल है एरोमेटिक कंपाउंड्स का वो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो 58 का 1 वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 इज़ फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शंस एंड यहाँ पे आपको वैल्यूज़ गिवन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यानी SRP की। ये नहीं भी गिवन होती तो हमने इस तरीके से पढ़ी हुई है थ्योरी चैप्टर की, ये तब भी हम क्वेश्चन कर जाते। पेज नंबर 267 पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। हमने लर्न किया हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ जिंक, आयरन एंड कॉपर, यानी अगर सॉल्यूशन हुआ आयरन का तो जिंक उसमें उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके आयंस को रिप्लेस कर देगा। कॉपर के आयंस को भी जिंक रिप्लेस कर देगा एंड आयरन रिप्लेस कर देगा कॉपर के आयंस को उसके सॉल्यूशन से। ये मतलब होता है ज़्यादा रिएक्टिविटी का एंड ट्रिक से हमने लर्न की हुई है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। ये फर्स्ट पार्ट में रेडॉक्स रिएक्शन में आपको मिल जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी है, आपको बताना कि कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। लास्ट वाली 3 रिएक्शंस देखिए, जिंक रिप्लेस कर रहा है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से, आयरन रिप्लेस कर रहा है कॉपर को एंड जिंक रिप्लेस कर रहा है आयरन को। ये चीज़ हमने अभी डिस्कस की, तो ये रिएक्शन डेफिनेटली होंगी क्योंकि जिंक और आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सिर्फ ये एलिमिनेशन से ही हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट वुड बी द राइट आंसर। एंड इससे आगे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड ये नोबल मेटल्स होते हैं, सबसे कम रिएक्टिव जो होते हैं, तो कॉपर सिल्वर आयंस को रिप्लेस कर देगा, यानी इनसे ज़्यादा रिएक्टिव कॉपर होगा। यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव बता रहा है सिल्वर होगा, ये रिप्लेस कर रहा है आयंस को, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि सिल्वर की रिएक्टिविटी कॉपर से कम होती है। तो सीधे कंसेप्चुअली इसका फर्स्ट आंसर होगा। एंड अगर आप जानना चाहें कि वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे इनका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये SRP की वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये बताती हैं कि कौन सा कितना अच्छा रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे सिल्वर के लिए मैक्सिमम गिवन है 0.80। पॉजिटिव में जिसकी जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है। नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होती है लिथियम की, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सिल्वर यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग होगा तो खुद रिड्यूस होगा ना। ये यहाँ पे देखिए 0 से सिल्वर जा रहा है +1 ऑक्सीडेज में, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होना चाहिए, तो ये रिएक्शन ऐसे भी नहीं हो सकती। तो ये SRP की वैल्यू से भी ऐसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 60 ये है अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल इज हाइयर देन फिनोल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। ये एग्जैक्ट लाइन आपको मिल जाएगी
पेज नंबर 337 पे। सब्सटीट्यूटेड फिनोल्स में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो एनहेंसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड में बोल रहा है ऑर्थो मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनोल विल हैव द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू फिनोलिक रिंग। मतलब तीनों में एक ही होता है, इसलिए सेम स्ट्रेंथ होगी। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे ये गलत है। यहाँ पे पॉइंट बना के लिखा हुआ है ग्रेटर द पीके वैल्यू वीकर इज द एसिड, एंड टेबल में गिवन है तीनों की ऑर्थो मेटा और नाइट्रोफिनोल की वैल्यूज डिफरेंट है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, फोर्थ वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61 इज फ्रॉम क्लास 11 पी ब्लॉक चैप्टर। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग डाइबोरेन। तो पेज नंबर 322 पे आपको फिगर के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लाइन मिल जाएगी दैट ईच बोरोन एटम इन डाइबोरेन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड पहली स्टेटमेंट में आपके बोल रहा है बोथ द बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो फर्स्ट हो गई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड इससे पिछले पेज पे यानी 321 पे आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी दैट द 4 टर्मिनल BH bonds in diboranes lie in one plane and the other 2 lie above एंड बिलो दैट प्लेन। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल होता है वो तो प्लेनर होता है, ये हम जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग से। तो इसमें तो 3 डायमेंशंस हो गए, अबव बिलो एंड प्लेन, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अगर यहाँ पे फिगर में ये एग्जैक्टली मेंशन ना भी किया होता तो स्ट्रक्चरली डाइबोरेन की स्ट्रक्चर हम जानते हैं, तो उससे हम प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे इजीली कि उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है बोरोन की। क्वेश्चन नंबर 62 इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट चैप्टर, असर्शन रीजन टाइप है। असर्शन में बोल रहा है इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम यूनिट सेल्स। तो ये जो पहला पॉइंट बोला इसने आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये सारे आयनिक सॉलिड्स के लिए वैलिड होता है। ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, दे मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये प्रॉपर्टी होती है आयनिक सॉलिड्स की। तो ये तो सबके लिए ट्रू होता है। अगली लाइन कह रहा है कि इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल, ऐसा भी होता है पॉइंट डिफेक्ट में। बेसिकली पॉइंट डिफेक्ट आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में 3 टाइप के होते हैं, स्टोइक्योमेट्रिक, इम्परफेक्ट एंड नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। स्टोइक्योमेट्रिक इन टर्न 2 टाइप के होते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायंस मिसिंग जरूर होते हैं लेकिन यूनिट सेल से मिसिंग नहीं होते, वो इंटरस्टिशियल साइट से मिसिंग होते हैं। बेसिकली नॉर्मल साइट या लैटिस साइट से उठ के इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाते हैं विद इन द सेम यूनिट सेल। एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर गायब होते हैं यूनिट सेल से कैटायंस, उसके लिए वैलिड होता है ये पॉइंट। इससे पहले जो शॉर्ट की डिफेक्ट आया उसमें कैटायंस और अनायंस इक्वली मिसिंग होते हैं यूनिट सेल से, तो उसके लिए वैलिड नहीं है, अभी सिर्फ कैटायंस की बात हो रही है। तीसरा है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, जो कि 2 टाइप का होता है, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी में मेटल्स मिसिंग होते हैं यूनिट सेल से, मेटल्स ऑफ कोर्स कैटायंस ही फॉर्म करते हैं, तो उसके लिए भी वैलिड है। तो अगर ये पॉइंट असर्शन आपको पूछा जाए कि इसका रीज़न क्या होगा, तो 3 इसके रीज़न हो सकते हैं। 2 बेसिकली, एक तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, क्योंकि इन दोनों में कैटायंस मिसिंग होते हैं यूनिट सेल से। फ्रैंकल में यूनिट सेल से नहीं होते, लैटिस साइड या फिर नॉर्मल साइड से होते हैं, विद इन द सेम यूनिट सेल होता है, तो फ्रैंकल के लिए सही नहीं है। इतना इंफेसाइज करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फ्रैंकल ही दे दिया है रीजन में। इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द डिसलोकेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड टू द इंटरस्टिशियल साइड मेंटेनिंग द ओवरऑल न्यूट्रलिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं पेज नंबर 25 में फ्रैंकल डिफेक्ट के अंडर जो बताया गया सॉलिड स्टेट चैप्टर में। एंड ये जो असर्शन है लेकिन इसके साथ अलाइन नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया फ्रैंकल डिफेक्ट में यूनिट सेल से नहीं गायब होते कैटायंस, सिर्फ उसके लैटिस यूनिट सेल के विदिन ही एक लैटिस साइड से दूसरी इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाते हैं। तो अगर इस असर्शन का रीज़न कुछ होना था तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट या फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होना था, क्योंकि उसी में ही कैटायंस मिसिंग होते हैं यूनिट सेल से, ना कि फ्रैंकल डिफेक्ट। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन असर्शन रीज़न के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो थर्ड वुड बी द राइट आंसर, बोथ आर करेक्ट बट
रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन एंड दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 काफ़ी एम्बिग्यूटी थी एस्पिरेंट्स के मन में इसके बारे में, इसलिए मैंने इन डेप्थ इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इवन देन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हैं, दोबारा मैं समझा सकता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 63 ये है एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर से, पेज नंबर 365 पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके लाइंस उठा ली गई हैं। मैं क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट्स पढ़ देता हूं क्योंकि यहाँ पे ब्लड दिखाई दे रहा होगा आपको। ये एनसीईआरटी वाली लाइंस आप खुद से मैच कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे प्रूफ मिल जाएगा आपको उसके लिए। सेकंड स्टेटमेंट, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी सही है, यहीं पे इसका प्रूफ मिल जाएगा। तो बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली राइट एंड सेकंड वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 64 इज फ्रॉम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री में आता है। पेज नंबर 207 पे आपको मिल जाएगा। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड से रिलेटेड है। असर्शन कहता है दैट ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2 मॉलिक्यूल एंड इसका रीज़न है दैट ICl बॉन्ड इज़ वीकर। ऑफ कोर्स वीकर जो बॉन्ड होगा उसी की अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी भी उसी की ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल सही है, असर्शन का रीज़न बिल्कुल सही है। तो बोथ of the assertion region are correct and explanation is also correct for assertion। यहाँ पे इसका प्रूफ मिल जाएगा आपको। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस, दिस इज बिकॉज द बॉन्ड इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स इज वीकर देन दैट ऑफ हेलोजेंस। तो यही बात यहाँ पे असर्शन रीजन की फॉर्म में आपको बोली गई है। एंड इसी पेज पे पेज नंबर 207 पे नीचे एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि ये सेम है, पूछ रहा बात आपसे कि वाई ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। तो वही बेसिस फॉर्म कर रहा है इस असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 65 इज अगेन फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स, पेज नंबर 366 पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। एंड ए ही ऑप्शन बहुत सिंपल लग रहा है, आप सीधे मैच कर सकते हैं। साइनोहाइड्रिन से हाइड्रोजन साइनाइड मैच कर सकते हैं। साइनो मीन CN, हाइड्रिन से हाइड्रोजन, तो A4 हो गया, कनेक्ट हो रहा है इससे एंड फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। ये तो कोई भी बता सकता है लेकिन एग्जैक्ट इसका प्रिंसिपल क्या है वो यहाँ पे ये पेज बता रहा है 366। एडिशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड की एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में और साइनोहाइड्रिड्स यहाँ पे बनते हैं। तो दिस इज द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन एंड फर्स्ट हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 इट इज़ फ्रॉम हाइड्रोजन चैप्टर, पेज नंबर 288 पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा जहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि मैग्नीशियम हाइड्राइड एक आयोनिक हाइड्राइड होता है। एक मैच कर लीजिए आप, काम हो जाएगा। सेकंड वुड बी द राइट आंसर। लिथियम बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स आर आयनिक और सलाइन हाइड्राइड्स। इसके बाद दूसरे कोवलेंट आते हैं, फिर मॉलिक्यूल आते हैं। 3 टाइप के हाइड्राइड्स में डिवाइड किया गया है। डिटेल में इन सब का डिस्कशन किया जा चुका है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, डेफिशिएंट एंड रिच ये कोवलेंट कंपाउंड्स के हाइड्राइड्स होते हैं। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप ये चैप्टर रेफर कर सकते हैं हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 67 ये मैंने इसका रेफरेंस लिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। पेज नंबर 67 पे आपको ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन का पेज मिल जाएगा जो कि 7th लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ है इस चैप्टर के। गैडोलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने मार्क कराई हुई है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्शन होता है ये। एंड हाफ फिल्ड एग्जैक्टली इसमें 4f ऑर्बिटल पाए जाते हैं। अब अगर इसमें जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 1 और 2 3 तीनों को रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास 4f7 की हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन आ जाएगी जो कि ज़्यादा स्टेबल होती है दूसरी कन्फिग्रेशन से, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है गैडोलिनियम के केस में, क्योंकि तीसरा जब निकालेगा तो 4f7 में एंटर कर जाएगा जो कि स्टेबल होती है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये पीछे इस टेबल से पीछे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एनसीईआरटी ने रीजंस दिए हुए हैं। वन ऑफ द रीजन इज हाई एक्सचेंज एनर्जी फॉर स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। ऐसा क्यों होता है, एक्सचेंज एनर्जी चीज़ क्या होती है, ये चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो सीधे सीधे आपको यहाँ से ये देख के मार्क करना था थर्ड ऑप्शन।
बिकॉज यूजुअली ये जितने भी लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही रिलेटेड होते हैं, स्टेबल ईसी से रिलेटेड, यानी उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने पे स्टेबल कन्फिग्रेशन पे एंटर हो जाएगा, इसलिए उसको निकालने के लिए लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्वेश्चन की फॉर्म में एंड थ्योरी की फॉर्म में डिस्कस किए हुए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में भी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे करके जहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन्ड है, तो वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। तो एंड हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है हाई एक्सचेंज एनर्जी के कारण ही, तो ऐसे सेलेक्ट करना था आपने 67 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 इज़ बेस्ड ऑन हार्डी-शूल्ज़ रूल एंड ये आपको मिल जाएगा 144 पेज पे सरफेस केमिस्ट्री के। ये बताता है फ्लक्चुएटिंग पावर ऑफ एन आयन एंड यहाँ पे जो एग्जांपल लिए गए हैं वही एनटीए ने उठा लिए हैं इस क्वेश्चन में। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उस आयन पे उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होगी, Al3b की प्लस की मैक्सिमम, Na प्लस की मिनिमम। यही पहली स्टेटमेंट उसने बना दी है, तो बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। एंड सेकंड स्टेटमेंट में उसने पिछले तीन ये एनायंस ले लिए हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चार्ज आ रहा है फॉस्फेट एनायन पे 3- तो इसकी मैक्सिमम होगी, Cl- की मिनिमम। लेकिन इसने इसका उल्टा कर दिया है, फॉस्फेट की मिनिमम कर दी है और Cl- की मैक्सिमम, तो ये इनकरेक्ट होगी। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट। फोर्थ वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 69 इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर 451 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा जहाँ पे बताया जा रहा है कि हिस्टामीन रिजल्ट्स इन लेसर अमाउंट ऑफ एसिड मीन्स एंटासिड होता है। एंड उसके साथ ही एग्जांपल आपको दिया है साइमेटिडीन जो कि इससे मिलता जुलता है, तो ये भी एंटासिड हो गया। इसी पेज में नीचे आपको दिया है सेल्डेन, एक एंटी हिस्टामीन का एग्जाम्पल है। यही दो चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी गई हैं। एंटासिड का एग्जाम्पल होता है साइमेटिड यानी A3 एंड B4 यानी एंटी हिस्टामीन यानी सेल्डेन। सिर्फ दो मैच कर लीजिए। आंसर फॉर 69 वुड बी थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेज नंबर 366 पे आपको मिल जाएगा, जेलदार मेथड से रिलेटेड है। It is not applicable to the compounds containing nitrogen in nitro and azo groups and nitrogen present in the ring such as pyridine, as nitrogen of this compound does not change to ammonium sulfate under these conditions। तो एक तो ये चीज़ हमने लर्न की हुई है, इन तीनों ही एग्जाम्पल्स को कैसे लर्न करना है। एंड दूसरा इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए ये तक हमने लर्न किया हुआ, आपको 8th लेक्चर में मिल जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये पार्ट। तो इन सभी कंपाउंड्स को हमने एलिमिनेट करना है। जेलदार मेथड कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, किस पे अप्लाई होगा ये आपको पूछा गया है। तो पहला है एजो कंपाउंड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, दूसरा है नाइट्रो, तीसरा पायरिडीन दे ही दिया, फिर लास्ट बचा सिर्फ अनिलीन, तो दैट वुड बी द राइट आंसर। 70 का 4 हो गया, एलिमिनेशन मेथड से किया जा सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 71 इज़ अगेन फ्रॉम क्लास 11 पी ब्लॉक, 326 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा जहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बताई गई है एंड कैसे लर्न करना है कि sp3 हाइब्रिडाइज डायमंड होता है और sp2 हाइब्रिडाइज ग्रेफाइट होता है। ये डिस्कस किया जा चुका थ्योरी में, 5th पार्ट ऑफ दिस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो यही आपसे यहाँ से पूछा 71 क्वेश्चन में, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज होता है और ग्रेफाइट sp2। फोर्थ वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 71। एंड ये फिगर्स मैंने इसलिए इंक्लूड किए इसमें क्योंकि यहाँ से भी दिखाई दे रहा है इस कार्बन से 4 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है डायमंड के अंदर एंड ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है विच इंडिकेट्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 72 इज़ फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पेज नंबर 250 पे आपको ये नाम मिल जाएगा जो कि डाई अमाइन सिल्वर डाई साइनिडो आर्जेंटेट है 1। इसमें पीछे वाला पार्ट सेम है, सिर्फ अमोनिया की जगह वाटर आ गया है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है आईपीएससी ने इसका बताना है, वाटर आ गया, तो वाटर को एक्वा बोलते हैं। ये इससे पिछले पेज पे 249 पे आपको मिल जाएगा। तो डाई एक्वा सिल्वर डाई साइनिडो आर्जेंटेट, इससे सिमिलर एग्जाम ये क्वेश्चन है, इससे आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 73 इज़ फ्रॉम थर्मोडाइनमिक्स एंड वर्क डन पे बेस्ड है। ये पीवी कर्व वर्क डन रिप्रेजेंट करती है, किस में मैक्सिमम होगा ये पूछा है आपसे।
तो यही चीज़ यहाँ पे देखनी थी। पेज नंबर 164 पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा, दैट द वर्क डन इज़ इक्वल टू द शेडिड एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना वर्क डन होगा पीवी ग्राफ के लिए। एंड थर्मोडाइनमिक्स के पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। ये तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में एग्जैक्टली दिख रहा है आपको कि एरिया किसका ज़्यादा है किसका कम है, आसानी से बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है कंप्रेस रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल का वर्क डन। उसमें काफ़ी कम समझ में आता है कि डिफरेंस है एरिया में, वो भी हमने लर्न किया हुआ है इस लेक्चर में। तो यहाँ तो काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं एरिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा सी पार्ट में कवर हो रहा है अंडर द कर्व, तो इसका वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा। थर्ड इज़ राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 74 ये है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। पेज नंबर 24 पे ये पैराग्राफ मिल जाएगा जहाँ पे आपको मोलारिटी की डेफिनेशन बताई जा रही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही फॉर्मूला सिंपल सा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। 1 मोलर सॉल्यूशन है जिसमें 0.5 मोल्स ऑफ ए सोल्यूट है, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना होगा ये आपको बताना है। तो 1 मोलर यहाँ पे एक साइड लिखिए मोलारिटी की साइड, एंड 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 मोल डिवाइड बाई द मास ऑफ सोल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 100,000। ये भी हमने इस थ्योरी में कवर किया हुआ टाइप ऑफ फॉर्मूला। ऑफ कोर्स यार केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट किया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है। तो यहाँ से एमएस मास ऑफ द सॉल्वेंट आ जाएगा 50 ग्राम्स, दैट इज सी ऑप्शन। तो 74 का थर्ड वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 इज फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पेज नंबर 59 पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा जहाँ पे बताया है कि शेप्स ऑफ फर्स्ट 4d ऑर्बिटल सिमिलर होती है और फिफ्थ वन की डिफरेंट होती है इनसे। यही स्टेटमेंट आपसे पूछ ली गई, इनकरेक्ट बतानी है। शेप्स ऑफ dxy yz एंड dxz यानी फर्स्ट 3 की आर सिमिलर टू ईच अदर एंड नेक्स्ट 2 की सिमिलर बोला नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट 4 की सिमिलर होती है और 5वें की उससे डिफरेंट होती है, डोनट शेप होती है। ये स्ट्रक्चर अगर आपने देखी है इन सब की तो क्लियर होनी चाहिए आपके मन में यह बात, क्योंकि लोब्स बनी होती हैं 2 टाइप की पहले 4 में तो, और 5वें के अंदर डोनट शेप होती है एक 3 डायमेंशनल जैसी। ये हमने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, तो देखते ही क्लियर होता है ये क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें सोचने वाला नहीं है। ए हो गया 75 का स्ट्रक्चर, अगर आपने याद रखी हुई है इसकी अगर, तो पार्ट 6 में आपको मिल जाएगा, यानी 6th लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। ये अगेन बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से एंड एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा। 35th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एंड यहाँ पे पेज मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि लास्ट पेज है ये इस चैप्टर का, एक्सरसाइज वाला लास्ट पेज है। तो यहाँ पे ये सेम रिएक्शन दी हुई है एंड आपसे पूछा है कि कितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का रिक्वायर्ड होगा 25 ml ऑफ 0.7 मोलर HCl प्रोड्यूस उससे रिएक्ट करने के लिए। एंड इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 98.5% प्योर का कितना रिक्वायर्ड होगा 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl से रिक्वायर्ड करने के। तो क्वाइट सिमिलर क्वेश्चन यू कैन ऑब्जर्व, आई कैन सी आल्सो। तो यहाँ से सिंपल जो हमारा एक यूनिटरी मेथड होता है वो स्टार्टिंग में अप्लाई करेंगे हम, स्टोइक्योमेट्रिक देख के इस रिएक्शन की। ये रिएक्शन हमें बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर कर रहे हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमको क्वेश्चन में गिवन है 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, ये मोल्स देते हैं ना, तो यहाँ से आ जाएंगे 25 इंटू 10⁻³ मोल या फिर 25 मिली मोल्स इनको बोल सकते हैं। HCl के कितने मोल रिक्वायर करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, ये हमने यूनिटरी मेथड से किया। 2 रिक्वायर कर रहा है, एक रिक्वायर करेगा 1/2, 25 करेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितने मोल रिक्वायर करेगा ये हमें पता लग गया यहाँ से। सो 12.5 10⁻³ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर होंगे। मोल्स को हम अब मास में कन्वर्ट कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इनटू मोलर मास, जो कि 100 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम्स पर मोल में। तो यहाँ से मोल कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ग्राम्स में मास मिल जाएगा 1.25 ग्राम। लेकिन यह इसका आंसर नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ज़रूर दिया हुआ है। ये आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि जो NCERT में क्वेश्चन आपसे पूछा था वो तो सीधे मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड पूछा था, यानी 100% अज्यूम कर सकते हैं आप। यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि 95% प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट।
इसका मतलब 100% प्योर होता तो इतना मास रिक्वायर्ड होता। इसमें जो अगर 100 आप ग्राम्स ले रहे कैल्शियम कार्बोनेट के तो 95% है, क्योंकि 95% प्योर है, तो 5 ग्राम कम पड़ गया ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा रिक्वायर होगा उतने ही HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उससे रिएक्ट करने के लिए। तो एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होगा 5%, तो ये निकाल लीजिए आप 1.25 का 5% निकालिए, बहुत कम आएगा, तो बहुत कम इंक्रीज होगा इससे। सो 1.25 से बहुत कम इंक्रीज सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो रहा है, थर्ड में 1.325% एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, तो 76 का थर्ड ऑप्शन हो गया। बाकी बहुत दूर दूर है, ये देखिए 1.25 का ये तो डबल जा रहा है 3 के आसपास, तो 5% तो नहीं है डेफिनेटली ये, तो 9 में और भी ऊपर जा रहा है, तो इसलिए सीधे आप अप्रोक्सीमेटली थर्ड ऑप्शन मार्क कर सकते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 इज़ फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। 131 पेज पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो O2 से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, मीन्स O2 प्लस आयन में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो बचेगा ही इसमें, यानी फिर भी ये पैरामैग्नेटिक ही होगा। यहाँ पे इसको डायमैग्नेटिक बोला है, तो ए हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78 इज फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगेन 376 पेज पे आपको ये मेथड मिल जाएगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर किए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय एडिंग CO2 इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वही आपसे पूछा गया है, RCOO माइनस Mg प्लस एंड X माइनस होता है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकेंड ऑप्शन, RCOO माइनस Mg प्लस एंड X। क्वेश्चन नंबर 79 इट इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। पेज नंबर 74 पे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा जो डेल्टा G नोट को E नोट ऑफ सेल से रिलेट कर रहा है। बेसिकली थर्मोडाइनमिक्स से ये हम जानते हैं कि डेल्टा G नोट नेगेटिव होना चाहिए किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए, यानी उसके होने के लिए, अक्कर करने के लिए। एंड यहाँ पे डेल्टा G नोट नेगेटिव तब होगा जब E नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर इसकी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो E नोट सेल पॉजिटिव होता है किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में आपको यूज़ करना है। आपसे पूछा है विल द परमैग्नेट आयन लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो E नोट सेल अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन हो जाएगी भाई। अब और इस रेडॉक्स कपल के लिए तो रेडॉक्स पोटेंशियल ही आपको गिवन है। मैं अब पीछे जो रेडॉक्स रिएक्शंस वाला क्वेश्चन आया था उसमें डिस्कस कर रहा था कि SRP ही होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। यहाँ पे तो रिडक्शन हो रही है, O0 से -2 में जा रहा है, तो ये तो SRP ही है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया है स्टैंडर्ड वाला SOP, क्योंकि +2 से +7 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका जस्ट रिवर्स कर दिए तो SRP आ जाएगा। तो SRP इस रेडॉक्स कपल के लिए हो जाएगा पॉजिटिव में यही वैल्यू। अब आप इसको फॉर्मूला में पुश कर सकते हैं E नोट सेल के, जो कि कैथोड माइनस एनोड होता है। यहाँ पे हो रही है रिडक्शन, +7 से +2 में जा रहा है, तो ये कैथोड होगा 1.5 वाली वैल्यू। एंड O2 से वाटर में इसको ऑक्सीडाइज होना है, बेसिकली लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर, यानी O2 का फॉर्मेशन हो रहा है वाटर से। वाटर में होता है -2, O2 में होता है 0, यानी -2 से 0 ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये इसका एनोड पे आएगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो एनोड का यहाँ पे इंक्लूड होगा -1.223, यही वैल्यू इसकी गिवन है पॉजिटिव में। तो इन दोनों का आप जब घटाएंगे एक को दूसरे से, तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में 287 वोल्ट, यानी पॉजिटिव में आ रही है ना ई नोट सेल की वैल्यू, तो ये रिएक्शन होगी। तो येस दिस रिएक्शन विल हैपन बिकॉज ई नोट सेल इज पॉजिटिव एंड एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो भी हमने निकाल ली। तो 79 क्वेश्चन का हो गया सेकंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स एंड दो चीज़ें इसमें आपको पता होनी चाहिए। पेज नंबर 102 पे गिवन है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, यानी कंसंट्रेशन के साथ वेरी नहीं करता, कॉन्स्टेंट रहता है। और पेज नंबर 111 पे आपको गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट रहता है, यानी ये इंडिपेंडेंट रहता है कंसंट्रेशन से। तो क्या कांस्टेंट रहता है किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, सिर्फ ये चीज़ आपको यहाँ से पता करनी है ये क्वेश्चन करने के लिए। वाई एक्सिस में एक चीज़ कांस्टेंट रह रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही चीज़ आपको यहाँ से हिंट आउट करनी थी। वाई एंड एक्स एक्सिस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आपको दे ही दिया।
तो ज़ीरो के लिए क्या कांस्टेंट रहता है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट रहता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ टी हाफ रहती है कांस्टेंट विद द कंसंट्रेशन। यही दोनों मैच करने थे आपको, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81। इट इज़ फ्रॉम हेलो एल्केन्स चैप्टर। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए कायरलिटी के रिगार्डिंग, तो पेज नंबर 307 पे आपको ये पैराग्राफ मिल जाएगा। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस को एनेंशियोमर्स बोलते हैं, ये फोर्थ पार्ट बोल रहा है। एनेंशियोमर्स आर सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, तो फोर्थ इनकरेक्ट हो गया। 81 का फोर्थ वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से, पेज नंबर 80 पे ये मेथड आपको मिल जाएगा। अबव 100 एलिमेंट्स को नाम देने के लिए IM ऐड कर दिया जाता है नाम के पीछे। अबव 100 एलिमेंट्स का नाम लेते टाइम, उनको नोमेनक्लेचर करते टाइम, एंड हमने थ्योरी में लर्न किया हुआ है 1 और 9 ये दोनों क्योंकि सिमिलर साउंड करते हैं, तो इनके लिए नेम यूज़ किए जाते हैं, उनमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इनके लिए हमने ऐसे किया था, 1 में अन पीछे से एंड कर रहा है तो अन होगा इसका, और 9 में इन कर रहा है तो EN इन ये साउंड कर रहा है तो इसका ये होगा। यही दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। IPSC नेम बताना है 119 एटमिक नंबर का, तो अन फॉर 1, अन फॉर अगेन 1, एंड इन ENN फॉर 9, लास्ट में IUM तो लगाते ही हैं, तो सेकंड वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82। 83 आपको पॉलीमर्स के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स रीयूजेबल बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, लेकिन 438 पेज पे पॉलीमर चैप्टर के आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी दैट थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी रीयूज्ड और रीमोल्डेड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। ए वुड बी यानी फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 84 इज फ्रॉम अगेन क्लास 12 P ब्लॉक, पेज नंबर 188 पे आपको ये टेबल मिल जाएगी फॉर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट्स इन हाइड्राइड का वाटर से लेके H2TE तक इंक्रीज करता है। ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ देखिए ध्यान से, मैक्सिमम होता है वाटर का, बाकी इन तीनों का ज़रूर इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप जाने पे, लेकिन वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है बॉइलिंग पॉइंट। एंड ये तो हम जानते ही हैं 100 के अराउंड होता है, तो 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो वाटर का इसमें मैक्सिमम होगा। तो ये पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट इसी के बेसिस पर इसने बनाई है, दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स मीन्स H2O से लेके H2TE तक इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, तो H2O से H2TE तक मोलर मास क्योंकि इंक्रीज कर रहा था, उसी से रिलेटेड इसने स्टेटमेंट बना दी कि बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हमने देख लिया वाटर का ये एक्सेप्शन होता है, वाटर का मैक्सिमम होता है इनमें, तो ये भी इनकरेक्ट होगी सेकंड स्टेटमेंट भी, क्योंकि पहली ही स्टेटमेंट के बेसिस पे बनाई गई थी और पहली ही इनकरेक्ट साबित कर दी हमने, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। थर्ड वुड बी राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 85 इज अगेन फ्रॉम क्लास 12 P ब्लॉक ओनली, पेज नंबर 210 पे आपको XCF2 की स्ट्रक्चर मिल जाएगी लीनियर। इसमें 3 लोन पेयर होते हैं, सबसे ज़्यादा लोन पेयर किस स्ट्रक्चर में होंगे ये आपसे पूछा गया है। XCF2 वुड बी द राइट आंसर। एंड इसको केमिकल बॉन्डिंग से भी किया जा सकता था, बेस्ड ऑन कौन से ग्रुप का वो एलिमेंट है, कितने लोन पेयर उसमें बचेंगे बॉन्डिंग करने के बाद, ये केमिकल बॉन्डिंग हमें बताता है। XCF2 में 2 बॉन्ड्स बना लिए एंड टोटल इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 गए तो हमारे पास 6 बच गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 लोन पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें 3 होंगे। ClF3 में 3 बॉन्ड बना लिए, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 बचे, तो 2 लोन पेयर ClF3 में होंगे। IF5 में 5 बॉन्ड बना लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 लोन पेयर फॉर्म की एग्जिस्ट करेंगे। एंड SF4 में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सल्फर में, एंड 4 बॉन्ड बना लिए उसने, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 1 लोन पेयर फॉर्म की एग्जिस्ट करेगा ये। तो इस तरीके से एग्जैक्टली कितने लोन पेयर इन स्ट्रक्चर में बता सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सीखते हैं हम, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे सेक्शन 1 फिनिश हो गया है। 86 क्वेश्चन से सेक्शन B स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स से, पेज नंबर 110 पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। रटा होता है एस्पिरेंट्स को, ये बोर्ड्स में भी यूज़ होता है क्योंकि आ जाता है इससे क्वेश्चन डेरिवेशन वगैरह।
तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है आपको, इट बिकम्स दिस मच आफ्टर 5 मिनट्स, रेट कॉन्स्टेंट आपको बताना है, तो वैल्यूज़ पुट कर दीजिए 5 मिनट्स यहाँ पे टाइम, एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 आपको ऊपर गिवन है, फाइनल 0.001 नीचे गिवन है, नीचे है 1 × 10⁻³ ऊपर है 10⁻⁻1, ऊपर का 10⁻³ हो गया, एंड -1 ऑलरेडी था तो 10⁻² बचा ऊपर, एंड 10⁻² log a⁻b की पावर इस फंक्शन यूज़ करना हमने जो कि इक्विलिब्रियम में सीखा था, a log b हो जाएगा log a⁻b, यानी 2 log 10 होता है 1, एंड 2 × 1 वुड बी 2, तो यहाँ से 2 आ गया वैल्यू में, एंड यहाँ से अब 2 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको। 2.3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4.6, एंड 4.6 डिवाइड बाई 5 ये 1 से थोड़ी सी कम आ रही है नंबर, विच इज़ 0.9 के अराउंड, तो 86 का थर्ड हो गया, क्योंकि 1 से थोड़ा सा कम सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 87 इज़ फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर, अगेन 371 पेज पे आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन, इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो रिएक्शन कंडीशन इसमें गिवन है, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग, यही इस रिएक्शन की मेंशन्ड कंडीशन होती है, आपको इस पेज पर मिल जाएगा। एंड ये कुछ ओजोनोलिसिस के जैसे होता है, इसमें प्रोडक्ट्स को प्रिडिक्ट कर पाना रिवर्स डायरेक्शन में, जैसे डबल बॉन्ड से हम वहाँ प्रिडिक्ट करते थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर्म्ड एन एसीटोन रिएक्ट्स विद 2 पेंटेनोन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आप प्रिडिक्ट करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हीट कर रहे हैं ना आप, तो वाटर का रिमूवल हो जाता है इस रिएक्शन में, एल्डोल कंडेंसेशन में। तो अगर आपको दोबारा रिएक्टेंट्स में जाना है तो वाटर का एडिशन करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो प्रोडक्ट्स जो इन चारों में दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनसे आपको ये सेम रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, एसीटोन और 2 पेंटेनोन, वो तो उन्होंने तो ये दोनों रिएक्ट करके बनाया है, एंड इनके अलावा अगर कोई और रिएक्टेंट बना है तो ये रिएक्टेंट यूज़ ही नहीं हुए, मीन्स वो किन्हीं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, इन दोनों से नहीं बनाया। तो ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है आपने। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर डबल बॉन्ड तोड़िए, और जहाँ पे जिस साइड पे ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है उस साइड आपको 2 हाइड्रोजन देना है, क्योंकि बनाना तो एट द एंड ऑफ द वाटर ही है, तो इसके साथ आपने 2 हाइड्रोजन जोड़िए तो यहाँ पे वाटर हो गया, एंड इस साइड मॉलिक्यूल के साथ आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया तो डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे बन गया एसीटोन, एंड दूसरी साइड बन गया पेंटेन 2 ओन, जो कि दोनों रिएक्टेंट्स थे, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बन सकता है इन दोनों के एल्डोल कंडेंसेशन से। दूसरे केस में डबल बॉन्ड तोड़ो और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ ऑक्सीजन लगा दो, तो यहाँ से बन रहा है एसीटोन, एंड दूसरे केस में यहाँ पे ऑक्सीजन रेडी प्रेजेंट था, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था क्योंकि 3 बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट था कार्बन के साथ, तो 3 यहाँ पे हो गए हमारे पास हाइड्रोजन। ये भी मॉलिक्यूल यहाँ से एसीटोन का ही बन रहा है, तो 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल बन सकते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, एंड यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हुई है, जहाँ पे 2 डिफरेंट कंपाउंड से कंपाउंड कराया है। तीसरे ऑप्शन देखिए, डबल बॉन्ड जब आप तोड़ेंगे तो इस साइड कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिया आपने, एंड इस केस में देखिए तीसरी पोजीशन पे C डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी पेंटेन 3 ओन है ये, एंड रिएक्टेंट्स में पेंटेन 2 ओन ही था जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, तो ये सही नहीं होगा, जो कि उन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो दिस वुड बी द राइट आंसर। कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा यही हमने सेलेक्ट करना था। दूसरे साइड में भी अगर आप 2 हाइड्रोजन देंगे यहाँ पे, तो अगेन 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे ओन यानी कीटोन ग्रुप आ रहा है, ये भी अगेन पेंटेन 3 ओन ही यानी कि 2 ओन, तो यहाँ से भी यही क्लियर हो रहा है, तो थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88 इज फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये एग्जैक्ट आपको पैराग्राफ मिल जाएगा यहाँ पे पेज नंबर 234 पे, न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन में KMnO4 की रिएक्शन दी गई है आपको, एंड आयोडाइड को आयोडेट में
आई माइनस को IO3 माइनस में कन्वर्ट कर देता है ये, एंड खुद +7 से +4 में चला जाता है। यही रिएक्शन आपसे यहाँ पे पूछी है। न्यूट्रल और फेंट्री अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज क्या होगी, तो +7 से +4 में जा रहा है। 88 का हो गया सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 इज अगेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, एंड यहाँ पे भी पेज नंबर मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि 13.5 यानी एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के दूसरे पेज पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एल्कीन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, ये आपको यहाँ से बताना है। एल्कीन ओजोनोलिसिस गिव्स गिव्स ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ओन। आपको कौन सा एल्कीन होगा ये बताना है। ये थ्योरी में मैंने डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली एल्कीन से जब ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट बनाना था तो C+O हम लगा देते हैं, एंड उन्हीं C+O को जो प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है जोड़ देते हैं एल्कीन की फॉर्मेशन करने के लिए। ऐसा ये प्रोसेस होता है इसका ओजोनोलिसिस का। तो आपको दो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स गिवन है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनल, इनको लिख लीजिए पहले। ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिख लिया यहाँ पे, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO, एंड दिस वुड बी 2-मिथाइल प्रोपेनल। अब इन दोनों में C+O को जोड़ दिया, वहाँ पे C क्रिएट कर दिया। दैट वुड बी आर आंसर, जिस एल्कीन के ओजोन से ये दोनों प्रोडक्ट बने थे। अब ये पूरा कंपाउंड बन रहा है हमारे पास 3-मिथाइल ब्यूट 1-इन। सो दैट्स हाउ सेकंड हो गया क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 19 इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर, पेज नंबर 200 पे आपको जनरल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के लिए, जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के लिए रिएक्शन, जनरल रिएक्शन गिवन है। प्रोडक्ट टू द रेज टू द पावर देयर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कंसंट्रेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। एग्जैक्टली यही कैसे आता है ये भी हमने लर्न किया हुआ है इस चैप्टर में। एग्जाम्पल यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है नीचे इस रिएक्शन से, तो यही चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज दिस मच, कंसंट्रेशन ऑफ O3 आपसे पूछिए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी वैल्यू दे दी है। तो ओजोन प्रोडक्ट में आ रहा है, ये ऊपर आएगा, इसकी रेज टू द पावर 2 होगा क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है इसका। ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में आ रहा है, ये नीचे आएगा, रेज टू द पावर 3 होगा इसमें। एंड Kc की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है दिस मच 10⁻59 के अराउंड। तो इन सब वैल्यूज को पुट कीजिए, ओजोन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। एंड यहाँ पे पावर इक्वेट कीजिए, 10⁻59 यहाँ पे हो गया, -6 यहाँ पे हो गया, यानी 10⁻65 पे जा रहा है ये। एंड इसको अगर 10⁻64 में कन्वर्ट करें हम, यहाँ पे 3 × 64 आता है 192, 192 × 10⁻65 है। इसको 19.2 × 10⁻64 भी हम लिख सकते हैं। नंबर अगर हमने घटाया है तो पावर बढ़ानी होगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंडर हमने ये रूल पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो 19.2 × 10⁻64 ये ओजोन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। इसका अंडर रूट लेंगे तो ओजोन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। -64 का अंडर रूट लेंगे 10⁻32 होगा। एंड यहाँ पे पावर ही मैच कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, लेकिन आप नंबर भी मैच कर सकते हैं चाहें तो। हमारे पास 19.2 था, 16 होता है स्क्वायर 4 का, 25 होता है 5 का, तो 4 और 5 के बीच में होगा, यानी 4 के पॉइंट से आगे तो 4.38 या अप्रोक्सीमेटली गैस कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ सेकंड वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 90।